अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, सेंट्रल हिंदू स्कूल, जामिया मिलिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, AMU, JNU के अलावा और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ये सारे क्वेश्चंस MCQ के फॉर्म में हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ करके उनके ऑप्शंस पढ़ूंगा। आप अपना टेस्ट भी साथ साथ दे सकते हैं। क्वेश्चन पढ़ते समय आप गेस कर ले सकते हैं कि कौन सा आंसर मेरी तरफ से होगा, और फिर जब मैं तुरंत उसका आंसर बताऊंगा तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरा आंसर सही था या नहीं था। इस तरीके से अगर आप 50 क्वेश्चन में से 35 प्लस करके चले जाते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है, और ऐसे ही इस चीज को पेस बनाए रखिए जब तक आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो नहीं जाता। उम्मीद है कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, और उसी के साथ साथ हम ये क्वेश्चन को भी लेना शुरू करते हैं। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब इट। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन वीडियोस फॉर्म के रूप में मिलेंगे, क्योंकि हर दूसरे दिन आपके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है, ये नया एपिसोड लाया गया है। काफी सोच करके और मेहनत के बाद हर दिन रिसर्च होते हैं 2 से 3 घंटे, तब जाकर के क्वेश्चन पेपर तैयार होता है, तब आप लोगों को मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेयर क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन। मानव में कितने पेयर क्रोमोसोम होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 23, 44, 46 और 48। इसका सही उत्तर है 23। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, तब आपका उत्तर जो है ये 46 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैंने पेयर वर्ड का यूज किया, जोड़ा, हिंदी में बोले तो जोड़े क्रोमोसोम की, तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इंसानों के पास, ठीक है ना। जिसमें 22 ऑटोजोम्स होते हैं जो हमारे कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, और जो 23rd पेयर होता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम के लिए होता है कि वेदर द चाइल्ड विल बी मेल और फीमेल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द जेनेटिक मटेरियल फॉर द वायरस इज। इसके ऑप्शंस हैं DNA, RNA, DNA और RNA, या फिर DNA एंड RNA दोनों। तो जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का होता है वो होता है DNA, RNA में से दोनों में से कुछ भी हो सकता है। दैट इज वाई ऑप्शन C इज 100% करेक्ट, ठीक है ना। DNA एंड RNA नहीं हो सकता, इट इज ओनली DNA और RNA। वायरस में कुछ भी हो सकता है। दिस इज अबाउट वायरस जेनेटिक मटेरियल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स आर। हेरिडिटरी मटेरियल जो एक वंश से दूसरे वंश तक चीजें चलती है, कुछ कैरेक्टर्स चलते हैं, तो वो किसके कारण होता है या कैसे होता है, उसको कौन कैरी करता है? इसके ऑप्शंस हैं क्रोमोसोम, जीन्स, गैमेट्स या गैमेटोसाइट्स। इसका सही उत्तर है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर द एक्चुअली कैरियर्स ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल्स। इट इज 100% करेक्ट आंसर फॉर यू पीपल। काइंडली नोट इट डाउन, रिवाइज करते समय आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि द 23rd क्रोमोसोम इन ह्यूमन इज। द 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम होना चाहिए था यहाँ पे। क्या होता है इंसानों में जो 23वां पेयर क्रोमोसोम का होता है वो क्या होता है एक्चुअली? इसके ऑप्शंस हैं क्रोमैटिड, हेट्रोसोम, ऑटोसोम या फिर जीन। तो जो 23rd पेयर होता है वो हेट्रोसोम होता है, उसको सेक्स क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो हमारे सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। 22 पेयर जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आर कैरेक्टर्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर अ स्पीसीज, फिक्स्ड फॉर एन इकोसिस्टम, फिक्स्ड फॉर अ कम्युनिटी या फिक्स्ड फॉर अ बायोस्फीयर। इसका सही उत्तर है क्रोमोसोम का जो नंबर होता है वो एक स्पीसीज के लिए फिक्स होता है। जैसे मानव के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, नंबर में बताएं तो 46 क्रोमोसोम है। उसी तरीके से हर एक पशु का, पक्षी का अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन विच फॉर्म द केमिकल कंपाउंड RDX इज यूज्ड। इनमें से कौन से फॉर्म में केमिकल कंपाउंड RDX का प्रयोग किया जाता है? एज एन कॉम्पोजिशन, एज अ रिएक्टर, एज एन एक्सप्लोसिव या फिर एज अ न्यूक्लियर वेपन। इसका सही उत्तर है एज एन एक्सप्लोसिव। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव या फिर रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोसिव, जिसका प्रयोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939 से 45 तक के जो बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, RDX का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में किया गया था। इसकी खोज
जॉर्ज फ्रेडरिक हेनिंग ने की थी, वो जर्मनी के रहने वाले थे। साल 1899 में उन्होंने इसकी खोज की थी और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है C3H6NO6। समझ में आ गया होगा। C3H6N6NO6 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ RDX, रॉयल डिमोल्यूशन एक्सप्लोसिव। बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है ये। अगला क्वेश्चन है कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। तो इसका सही उत्तर है कि लेमन में सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और हमें ये लिख के बताइए कमेंट बॉक्स में कि टमाटर में और जो चींटी हमें काटती है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिना गूगल किए, तब मैं समझूंगा कि आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक चल रही है। क्वेश्चन नंबर 8 इट सेज कि हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर जगह यूज होता है, जहां भी गूगल का प्रयोग है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और उसकी सहायता से हमारे बहुत सारे काम आसान भी हो गए हैं। तो इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसके कहा जाता है? इसके ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, ली डे फॉरेस्ट, जॉन मैकार्टी और जेपी इकार्ट। इसका सही उत्तर है जॉन मैकार्टी इज नोन एज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में यह लिख के बताइए कि गूगल का आविष्कार या गूगल की खोज कब की गई थी, ठीक है ना, और किसने की थी, यह भी हमें बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लीवर। इनमें से कौन सा लीवर का फंक्शन नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर, स्टोरेज ऑफ ब्लड, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड या रिप्रोडक्शन। तो इनमें से रिप्रोडक्शन जो है वो लीवर का फंक्शन नहीं है, बाकी सारे कहीं ना कहीं लीवर इन्वॉल्व होता है इन सभी के फंक्शन में। स्टोरेज ऑफ ब्लड है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर है, फिल्टरिंग ऑफ ब्लड है। और जब हमें जॉन्डिस होता है तो वो हमारे लीवर को ही अफेक्ट करता है। इसमें हमारा शरीर में बिलिरुबिन की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारी आंखें पीली हो जाती है, संपूर्ण स्किन पीला हो जाता है और समस्या बहुत होती है। अगर ज्यादा बढ़े तो ये हेपेटाइटिस तक की बीमारी को जन्म दे देता है। आगे क्वेश्चन की तरफ चले। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हार्ट इज मेड अप ऑफ। हमारा जो हृदय है वो किस चीज का बना होता है? नॉन स्ट्रेटेड मसल, कार्डियक मसल, एडिपोज टिश्यू या फिर स्ट्रेटेड मसल। इसका सही उत्तर है कार्डियक मसल। हमारा जो हृदय है वो कार्डियक मसल का बना होता है। इट इज अ काइंड ऑफ नॉन वॉलंटरी मसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नेम द एसिड विच इज सिक्रेटेड बाय स्टमक। स्टमक से कौन सा एसिड सिक्रेट होता है? सल्फर एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड। सही उत्तर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रेजेंट इन आवर स्टमक। ये क्लास 10 एनसीईआरटी बुक में आप पढ़ेंगे तो मिलेगा। और हमारे शरीर में एसिड की भी मात्रा होनी चाहिए। फूड डाइजेशन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज इंपॉर्टेंट, लेकिन जब इसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो वही हम कहते हैं कि हमें एसिडिक हो गया है, एसिडिटी हो गई है, और फिर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेसिक इन नेचर होता है वो हमें लेना पड़ता है, तब जाकर चीजों को न्यूट्रल किया जाता है और फिर हम कंफर्टेबल होते हैं, नहीं तो पेट में दर्द होता रहता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि वेयर डज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स इन अवर बॉडी। प्रोटीन का डाइजेशन हमारे शरीर में कहां शुरू होता है? माउथ में, स्टमक में, ड्यूडेनम में या फिर इंटेस्टाइन में। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो केमिकली हमारे स्टमक में शुरू होता है और मैकेनिकली अगर बोले तो वो हमारे माउथ में शुरू होता है, लेकिन यहाँ पर कंसर्न जो है वो हमारा केमिकल डाइजेशन से है, जो स्टमक में होता है हमारा प्रोटीन का डाइजेशन। और प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग में सहायक होते हैं, इसलिए प्रोटीन दाल वगैरह चीजें खानी चाहिए, स्प्राउट, चना या मूंग, ऐसी चीजों को जरूर हमें सेवन करना चाहिए। वन ड्राई फ्रूट्स को भी खाना चाहिए हमें काफी मात्रा में, ताकि प्रोटीन हमारे शरीर में जो है अच्छी मात्रा में रहे। दाल को लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है। विच वेव्स आर यूज्ड बाय द कॉमन टीवी रिमोट कंट्रोल। जो हम रिमोट यूज करते हैं टीवी के लिए, उसमें कौन सा वेव यूज होता है? इसके ऑप्शन है रेडियो वेव्स, लेजर्स, इंफ्रारेड वेव्स और नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है इंफ्रारेड वेव्स। दिस इज यूज्ड फॉर टीवी रिमोट कंट्रोल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसका नोट्स बना लीजिएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन कहता है कि विच गैस इज सेफ एंड एन इफेक्टिव एक्सटिंग्विशर फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फायर।
आग को बुझाने के लिए इसमें से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, या इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रस ऑक्साइड। इसका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किया जाता है किसी भी प्रकार के आग को बुझाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्वेश्चन नंबर 15 सेज कि इफ वी से द चाइल्ड हैज IQ ऑफ 100 व्हाट डज इट मीन। जब हम कहते हैं कि किसी बच्चे का IQ लेवल जो है वो 100 है, 100% है, तो उसका क्या मतलब होता है। इसके ऑप्शन है द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड बिलो एवरेज, द परफॉर्मेंस ऑफ चाइल्ड इज अबव एवरेज, द मेंटल एज ऑफ द चाइल्ड इज इक्वल टू हिज एक्चुअल एज, या द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड कैन नॉट बी इंप्रूव्ड। ये क्वेश्चन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर है कि जब हम किसी को कहते हैं कि इस बच्चे की IQ 100 है, तो इसका मतलब ये होता है कि द मेंटल एज ऑफ चाइल्ड इज इक्वल टू हिज एक्चुअल एज। किसी बच्चे का मेंटल एज उसके एक्चुअल एज के बराबर होता है, तब उसको 100% IQ लेवल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि फिरोज गांधी अवार्ड इज गिवन फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन व्हिच फील्ड। फिरोज गांधी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। इसके ऑप्शंस है मेडिकल रिसर्च, जर्नलिज्म, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड पार्लियामेंट्री डिबेट। तो फिरोज गांधी अवार्ड जो है वो दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। फिरोज गांधी वॉज द पर्सन हु इज सो कॉल्ड द हस्बैंड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हिंदुस्तान की वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स में उनका नाम आता है। आयरन लेडी भी जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जो वाकई बहुत कठिन थे, और बांग्लादेश का जन्म भी उन्होंने ही दिया था साल 1971 में, 1971 में, वो उन्हीं का डिसीजन था, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, तो ये हम लोग बात कर रहे थे फिरोज गांधी की, हु वाज द हस्बैंड एंड ही वाज फॉलोअर ऑफ पारसी रिलीजन, पारसी धर्म को फॉलो करते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 द ओरिजिनल नेम ऑफ महाभारता इज। महाभारत का असली नाम क्या है। कथा, सरित सागर, जय संहिता, राजतरंगिणी या फिर बृहद कथा। इसका सही उत्तर है महाभारत का जो असली नाम था वो था जय संहिता। मतलब ये है कि द बुक ऑफ विक्ट्री, और इसकी रचना वेद व्यास ने बनारस में ही की थी, इसलिए बनारस को इतना विश्व की प्राचीनतम नगरी कहते हैं, इतना इंपॉर्टेंट शहर कहते हैं, जहां पर सारे देवी देवता आपको मिलेंगे, और ऐसा शहर है जिसमें आप जाएंगे तो बिल्कुल खो से जाएंगे, कभी आने का मन नहीं करता वहां से। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर शुड हैव। इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर में जो वायर यूज होता है वो किस चीज से सम्मिलित होना चाहिए, किस चीज से बना होना चाहिए, उसमें ये क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। बेसिकली वो बेसिकली तांबे का बना होता है। तो इसके ऑप्शंस हैं लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका सही उत्तर है कि हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसके पास, इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर के पास। ऑलराइट, इसलिए क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होगा तो उसमें करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, और लो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यह है कि जब भी अगर वोल्टेज का दबाव पड़ेगा तो वो वायर जो है फ्यूज वायर वो तुरंत टूट जाएगा, और घर के अंदर या फिर वहां से जितनी भी बिजली की सप्लाई हो रही होगी वो सारे कट हो जाएंगे, तो उन सभी बिजली के तार का नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा यूज किया जाता है, और फ्यूज वायर घर में जरूरी है, सेफ्टी होती है उससे। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक के रचनाकार कौन है। इसके ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के राजेश्वर राव, चरण सिंह और ज्योति बासु। इसका सही उत्तर है चरण सिंह। चरण सिंह वॉज द राइटर ऑफ द बुक इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन टू हैव बीन नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। इनमें से किस भारतीय नारी को, जो फिल्म जगत से बिलोंग करती थी, उनको राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। इसके ऑप्शन है नरगिस, मधुबाला, हेमा मालिनी एंड शोभना भारती। इसका सही उत्तर है नरगिस, जो कि संजय दत्त की मम्मी थी एंड सुनील दत्त की वाइफ थी, एंड उन्हें साल 1980-81 में राज्यसभा का मेंबर जो है चुना गया था। तो ये आपका आंसर है। द हेडक्वार्टर्स ऑफ
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहां है? तो इसका ऑप्शन है जिनेवा, द हेग, रोम एंड वियना। इसका सही उत्तर है जिनेवा, जो कि नीदरलैंड्स में है। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि भारत के पहले जज कौन थे जिन्हें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुना गया था? कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए बिना गूगल किए, तब समझूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि विच सिख गुरु वॉज गिवन द लैंड बाय अकबर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल। इनमें से सिखों के कौन से गुरु को अकबर ने गोल्डन टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड दिया था? तो गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास या फिर गुरु अर्जन देव। तो आपको पता है कि सिख के 10 गुरु थे और किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में धर्म से क्वेश्चन जरूर होते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, सिख से क्वेश्चन होते हैं। सिखों के 10वें गुरु और उनके इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स से सवाल होते हैं। तो इसका सही उत्तर है गुरु रामदास। गुरु रामदास जो थे वो सिखों के चौथे गुरु थे, 10 में से चौथे गुरु थे और उन्होंने अकबर से जो है जमीन की मांग की थी। अकबर ने उन्हें गोल्डन टेम्पल, जो कि आज अमृतसर में है, उसको बनाने के लिए उन्हें जमीन दिया था अकबर ने गुरु रामदास को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, जिनके नाम पर प्रकाश वर्ष मनाया जाता है, प्रकाश पर्व मनाया जाता है। और 352वां प्रकाश वर्ष अभी पटना में मनाया गया था, 2 साल पहले स्टार्ट हुआ था, 2017 से। वो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव रमन मैग्सेसे अवार्ड। इसके ऑप्शन है मदर टेरेसा, विनोबा भावे, आर के लक्ष्मण और टी.एन. सेशन। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है, इनको रिसीव करने वाले पहले भारतीय या एशिया में इंसान थे विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में 1958 में प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था ये अवार्ड रमन मैग्सेसे। अरविंद केजरीवाल को मिल चुका है साल 2019 के लिए। एनडीटीवी के एंकर बोल ले या महान रिपोर्टर बोल ले, रवीश कुमार को भी मिल चुका है ये अवार्ड, एशिया का नोबेल रमन मैग्सेसे, जो कि फिलीपींस के सरकार द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मनीला उसकी राजधानी फिलीपींस की। द हाईएस्ट व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज। भारत में गेहूं का उत्पादन वाला सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश राज्य में गेहूं का सबसे ज्यादा मात्रा में उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, कह रहा है कि आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन इन इंडिया इन रिकॉग्निशन ऑफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा टेकिंग ओवर द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इन 1948 होना चाहिए। यहां पर हमने गलती से 1848 लिख दिया है, यहां पर होना चाहिए 1948, ठीक है ना। तो 1948 में के.एम. करियप्पा ने भारतीय थल सेना का कमांडर का पद संभाला था। उसके लिए भारत में थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन है कि आखिर भारत में थल सेना दिवस मनाया कब जाता है? तो इसका सही उत्तर है, इसके ऑप्शन है सबसे पहले 24 जनवरी, 12 जनवरी, 15 जनवरी या फिर 26 जनवरी। इसका सही उत्तर है 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, जब के.एम. करियप्पा ने भारतीय थल सेना का कमांडर इन चीफ के रूप में पद संभाला था। एंड ही एंड जनरल मानेकशॉ आर 2 जनरल्स जिनको 5 स्टार मिल चुका है। वैसे जनरल के पद को 4 स्टार ही मिलते हैं, सितारे कंधे पे लगाने के लिए, लेकिन ये दोनों के दोनों के.एम. करियप्पा को और जनरल मानेकशॉ को मिल चुका है 5 स्टार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द सेलिब्रेटेड नोवेल द गॉडफादर हैज बीन ऑथर्ड बाय। गॉडफादर नाम का उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया? इसके ऑप्शंस हैं जॉन मिल्टन, विक्टर हुगो, मारियो पूजो और हेरोल्ड रॉबिन्स। इसका सही उत्तर है मारियो पूजो। मारियो पूजो एक लिटरेचर के स्टूडेंट को जरूर पढ़ना चाहिए। इसके ऊपर मूवी बनी है, मूवी भी आप देख सकते हैं, द गॉडफादर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27, ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड द लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज्ड बाय ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ दीज? ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। हमारे मसूड़ों का कमजोर होना और या उनसे खून निकलना और हमारे दांत हिलने लगना, ये किसकी डिफिशियंसी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जिसमें हमारे मसूड़े से खून निकलता है और
घाव भरने में, हमें कोई मान लिया जाए वुंड होता है, घाव होता है, तो उसको खत्म होने में बहुत समय लगता है। इसे सेलर्स डिजीज भी कहा जाता है। जो लोग समुद्री यात्रा पे अक्सर जाते हैं तो उनको ये खास करके विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसका कारण यह है कि उन्हें फ्रेश फूड नहीं मिलते हैं, तो इसलिए विटामिन सी को भी हमें अच्छी मात्रा में सेवन करना चाहिए। आंवला इसका बहुत ही बड़ा स्रोत है और खट्टे पदार्थों में खास करके विटामिन सी पाया जाता है, जो हमारे स्किन के लिए और विटामिन सी की मात्रा को बढ़ाने में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 28 सेज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड, इनमें से कौन सा हमारे खून में प्रेजेंट नहीं होता है। इसके ऑप्शंस हैं आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा जो है ये हमारे खून में प्रेजेंट नहीं होता है। प्लेसेंटा वह जगह है, हमारे शरीर का भाग, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में पल रहा होता है तो प्लेसेंटा से ही उसे फूड मिलते हैं, उसे अपना भोजन मिलता है। जब आप क्लास 10th का रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो आपने जरूर प्लेसेंटा का जिक्र पढ़ा होगा, और नहीं तो अभी एनसीईआरटी बुक में पढ़ सकते हैं, वहां पर बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला क्वेश्चन है कि स्टिक इमर्स्ड इन वाटर अपीयर्स बेंट ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ। जब किसी छड़ी को पानी के अंदर डुबाया जाता है तो हमें बाहर से ऐसा मालूम पड़ता है कि वो छड़ी टेढ़ी है, जबकि वो टेढ़ी होती नहीं है। तो लाइट के किस फिनोमेनन के कारण ये चीज होती है। इसके ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसका सही उत्तर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो इट इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट थ्रू मीडियम। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस डेविएशन जो है चेंज होता है, और इसी कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, नजर पड़ते हैं। या फिर जब भी आप लेमन जूस पीने जाते हैं तो वो क्या करता है कि शीशे के गिलास में कई सारे लेमन रखता है, 2-3, वो बाहर से नींबू जो है बड़े बड़े साइज के दिखाई पड़ते हैं। तो ये इट इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हिंदी में शायद इसे अपवर्तन कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 38 ये कह रहा है कि दिस एरिया इज टर्म्ड एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देयर इन बिलोंगिंग टू द नेशन इज। टेरिटोरियल वाटर कहते हैं और यहां तक किसी भी देश की बाउंड्री होती है जो उसके ओशियन एरिया से टच करता है लैंड। तो इसके ऑप्शन है ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सी कोस्ट, ओशियनिक एरिया अप टू 19 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सी कोस्ट, ओशियनिक एरिया अप टू 15 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सी कोस्ट एंड अप टू 20 नॉटिकल माइल। तो इसका सही उत्तर होगा ओशियनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द सी कोस्ट। 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू ऑलमोस्ट 1.8 किलोमीटर होता है, तो 12 नॉटिकल माइल लगभग 30 किलोमीटर के बराबर होता है। तो सी कोस्ट, जैसे मान लिया जाए केरला का कोस्ट है कोची, और वहां से समुद्र के अंदर में 12 नॉटिकल माइल यानी कि लगभग 30 किलोमीटर तक का समुद्र का भाग हमारे भारत का होगा। और उस सीमा में अगर कोई अनऑथोराइज शिप किसी देश का आता है तो उसको हमारी नेवी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड गिरफ्तार कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा, ज्योग्राफी में क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने भी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट विच इज बाइकैमरल स्टेट। बाइकैमरल लेजिस्लेचर या स्टेट उनको बोलते हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होते हैं। और भारत में अभी वर्तमान में 6 स्टेट ऐसे हैं जहां पर ये बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, जिनमें आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है। पहले जम्मू कश्मीर भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर चूंकि 2 भाग में अब यूनियन टेरिटरी हो गया है तो इसलिए उसको अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर से बाहर कर दिया गया है। बट इनमें से जो ऑप्शन होगा वो होगा महाराष्ट्र। ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों होते हैं ऐसे स्टेट में, तो महाराष्ट्र इज द ऑप्शन इन दिस। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है। इसके ऑप्शन है कोलकाता, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़ एंड जयपुर। तो इसका सही उत्तर है न्यू दिल्ली। और अभी फिलहाल इसके 17 डायरेक्टरेट्स हैं एनसीसी के, नेशनल कैडेट कोर के, और इसका जो चीफ होता है नेशनल कैडेट कोर का वो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का होता है सेना का। ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज्यादा जो विंग है वो आर्मी के हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, नेशनल कैडेट कोर का। और बहुत बड़ी संस्था है। सन 1948 में पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने इसकी स्थापना करी थी एनसीसी का, जो आज लगभग सारे स्कूल्स में, सारे कॉलेज के विद्यार्थियों को मौका दिया जाता है एक अच्छा
डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट बनाने के लिए, कॉमरेडशिप डेवलप करने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने के लिए नेशनल कैडेट कोर। अगर आप भी जब कॉलेज लाइफ में होते हैं तो ज़रूर एनसीसी को ज्वाइन करना और करना। हमने भी इसको 3 साल करा है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शन है अक्टूबर 12, अक्टूबर 14, सितंबर 14 या फिर सितंबर 7। 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी हमारी भाषा है, जनगण की आशा है, भारत के बढ़ते चरणों की यही ज्वलंत परिभाषा है। तो हमारी मातृभाषा हिंदी है, जिसे 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 ये कह रहा है कि हु डायरेक्टेड द वर्ल्ड फेमस फिल्म द गांधी। द गांधी फिल्म जिसे ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था, उसके डायरेक्टर कौन थे? इसके ऑप्शन है नानी पालकीवाला, बेन किंसले, मृणाल सेन, रिचर्ड एटनबर्ग। तो इसका सही उत्तर है रिचर्ड एटनबर्ग, जिन्होंने साल 1982 में गांधी जैसी फिल्म को डायरेक्ट किया था। ये इंग्लिश ऑथर थे, पॉलिटिशियन थे और डायरेक्टर भी थे। तो इसलिए ये एटनबर्ग वाला आंसर जो है दैट इज 100% करेक्ट। रिचर्ड एटनबर्ग फिल्म गांधी को डायरेक्ट किया था इन्होंने। और इसी के मूवी के कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए क्या उनका नाम है, भानु अथैया को ऑस्कर भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ग्लेशियर्स ऑलवेज मेल्ट एट फर्स्ट। ग्लेशियर्स जो होते हैं वो सबसे पहले कहां से पिघलना शुरू करते हैं? फ्रॉम टॉप, फ्रॉम साइड्स, फ्रॉम बॉटम या फ्रॉम मिडिल। तो ग्लेशियर जो है उनका पिघलना सबसे पहले बॉटम से शुरू होता है, क्योंकि जो ऊपर से बर्फ का भार होता है उसके प्रेशर के कारण जो पिघलना शुरू होता है बर्फ, वो नीचे से होता है, सबसे नीचे से। तो बॉटम इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। ये भी ज्योग्राफी की चीज है, आप जरूर पढ़े होंगे। अगला क्वेश्चन है द मोती मस्जिद इन आगरा वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आगरा में मोती मस्जिद किसके समय में बनाया गया था? इसके ऑप्शन है हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या फिर शाह आलम सेकंड। तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। शाहजहां मुगल साम्राज्य का ऐसा राजा था जिन्होंने बहुत सारी चीजें बनवाई। ताजमहल भी इन्हीं की देन है और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसको शाहजहां ने कंस्ट्रक्शन करवाया था और इनका जो बेटा था औरंगजेब उसको आगरा के किले में बंद कर दिया था इसी कारण ही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 की हु वाज द फर्स्ट विनर ऑफ दादा साहब फाल्के अवार्ड। दादा साहब फाल्के अवार्ड का पहला विजेता कौन था या थी? इसके ऑप्शंस हैं बीएन सरकार, पृथ्वीराज कपूर, देविका रानी या दिलीप कुमार। तो दादा साहब फाल्के को जीतने वाले पहले जो इंसान थे उनका नाम था देविका रानी और दादा साहब फाल्के साल 1969 में 1969 में ये लागू किया गया था। साल 2019 में अमिताभ बच्चन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग। इन सभी ऑप्शंस में से साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा किस में होती है? इसका ऑप्शन है स्टील, वाटर, एयर एंड वैक्यूम। तो इसका सही उत्तर है स्टील। ठीक है ना। इस्पात में इन सभी ऑप्शंस में साउंड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और वैसे सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है, उससे कम लिक्विड में, और गैस में उससे भी कम होती है साउंड की स्पीड। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज हिंदी में, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, द सन ऑफ मोतीलाल नेहरू एंड फादर ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी एंड ब्रदर ऑफ श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो सच अ ग्रेट पर्सन ही वॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू। चाचा नेहरू भी बच्चे इन्हें प्यार से बुलाते थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवद गीता इनटू इंग्लिश। पहली बार गीता को अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किसने किया था? इसके ऑप्शंस है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंघम और जॉन मार्शल। इसका सही उत्तर है चार्ल्स विल्किंस, जो कि एक ब्रिटिशर थे और उन्होंने गीता को पहली बार इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, वो भी बनारस आके। तो इस मामले में बनारस फिर से एक नया नाम से जुड़ जाती है। ऑलराइट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 41 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन विच ईयर वाज इसरो इंडियन स्टेट
इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड कौन से साल में बनाया गया था? इसके ऑप्शन है 1967, 1970, 1969, 1974। इसका सही उत्तर है 1969। 1969 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को जो है बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया वाज आर्यभट्टा, भास्कर 1, भास्कर 2 या रोलिम? इसका सही उत्तर है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को जो है पहली बार भारत के इसरो ने लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43 सेज कि द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर तापमान कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 32 डिग्री सेल्सियस? इसका सही उत्तर है 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर फ़ारेनहाइट की बात करें इसी टेम्परेचर में तो 98 पॉइंट समथिंग, 98 पॉइंट लगभग 6 होता है और 37 डिग्री सेल्सियस होता है इसका मानव शरीर का टेम्परेचर सेल्सियस में। इसका फॉर्मूला है F-32 upon 9 is equals to C upon 5. C upon 5 is the formula to convert Fahrenheit and Celsius is equals to R upon 4 भी होता है। R stands for Reaumur। ठीक है, इसे निकाल के देखिएगा। -40 डिग्री टेम्परेचर ऐसा है जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर एटमॉस्फेयर इज मेनली ड्यू टू द इमिशन ऑफ अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस या फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन? तो इनमें से किस कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है? इसका सही उत्तर है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके कारण ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है जो कि हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। और ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। स्ट्रेटोस्फीयर 30 से 40 किलोमीटर की हाइट पर। अगला क्वेश्चन है कि नेम द फेमस पोएट ऑफ दिल्ली सल्तनत हु वाज एडोर्न्ड विद द टाइटल द पैरट ऑफ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान का तोता किस दिल्ली सल्तनत के पोएट यानी कि कवि को कहा गया है? इसके ऑप्शन है जियाउद्दीन बरानी, उत्बी, अलबरूनी या फिर अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को हिंदुस्तान का तोता कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, भारतीय संविधान का शेड्यूल नंबर 8 किसको डील करता है? इसके ऑप्शंस हैं लैंग्वेजेस, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, डिफेंस, सिक्योरिटी और प्रेसिडेंट पावर्स। इसका सही उत्तर है लैंग्वेजेस। ये डील करता है भाषा को। शेड्यूल 8। क्वेश्चन नंबर 47 द कैपिटल ऑफ वर्ल्ड्स यंगेस्ट नेशन साउथ सुडान इज, साउथ सुडान का कैपिटल कहां है? तो इसका सही इन ऑप्शन में से बताना है जुबा, रुम्बेक, मालाकाल या फिर वारसा। इसका सही उत्तर है जुबा। ये कैपिटल है साउथ सुडान का। साउथ सुडान यंगेस्ट नेशन इसलिए है, इसको जो है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का 193rd कंट्री के नाम में जाना जाता है सूडान को। सबसे नया कंट्री है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बात करें तो। द वेरी फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया वॉज, भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? गिर था, काजीरंगा था, जिम कॉर्बेट था या फिर नन ऑफ दिस था? तो इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो कि अभी उत्तराखंड राज्य में है और वो खास करके बाघ के लिए फेमस है जिम कॉर्बेट, और ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था। क्वेश्चन नंबर 49 ऑल्दो मिल्क इज यूनिक इन इट्स न्यूट्रिटिव वैल्यू, हाउएवर इट इज पुअर सोर्स ऑफ, हालांकि मिल्क में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं लेकिन इनमें से क्या नहीं होता है? इसके ऑप्शन है कैल्शियम, आयरन, कॉपर और सोडियम। तो मिल्क में आयरन की कमी होती है, ये ध्यान रख लीजिएगा। बाकी कैल्शियम, कॉपर और सोडियम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिफोर इलेक्टिंग फॉर द प्रेसिडेंट? भारत के राष्ट्रपति अभी जो है रामनाथ कोविंद, और राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के कौन से स्टेट के गवर्नर यानी कि राज्यपाल थे? इसके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के राज्यपाल थे, उसके बाद उन्हें
इलेक्शन के लिए चुना गया था राष्ट्रपति पद के लिए, और फिर वो राष्ट्रपति बन भी गए। ये कानपुर के रहने वाले उत्तर प्रदेश के, और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे श्री रामनाथ कोविंद। ठीक है ना। तो चलिए, ये था आज का जीके क्वेश्चन नंबर 58 और आपका टेस्ट सीरीज का 8वां एपिसोड समाप्त हुआ। इसे जरूर शेयर कीजिएगा, उम्मीद है काफी ज्यादा पसंदीदा और अच्छा रहा होगा आपके लिए। जरूर शेयर भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon so that you couldn't miss any video in future. Young ladies and gentlemen, thank you for watching and all the best. Good luck as always. Namaskar.